तो चलो बेटा, अवस्थी का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90 के आगे फ्रॉम द टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। सो आप मुझे बताओ, सबसे पहले अपने डाउट लिस्ट करा दो, उसके हिसाब से मैं एक एक करके एग्जीक्यूट करूंगा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 90 से ले करके 100 के बीच में कोई डाउट है? हाथ उठाओ और डाउट नंबर बोलो। 90, 93, ठीक है। उसके बाद बेटा 90 से 100 के बीच में और कोई डाउट है? 100 से 110 के बीच में कोई डाउट? 101 and 105. Okay, that's great. Next, 102 भी है, 100 भी है। वाओ, ओके चलो कोई बात नहीं। 110 तक में और कोई डाउट है? 7 भी है। चलो ठीक है। अब बताओ 110 से लेके 120 के बीच में, सुनो ध्यान से, 10 से ले 110 से लेके 120 के बीच में कोई डाउट है? 1 111 115 115 और बताओ। 113 तो पहले ही नहीं बोलना चाहिए तुझे, उससे ज्यादा लाउड बोल दिया था। ठीक, चलो 115। इसके बाद बस। अब आते हैं 20 से 30 के बीच में कोई डाउट बेटा? सुनो ध्यान से, 120 से 130 के बीच में कोई डाउट है? 121 एंड दैट्स इट। ग्रेट। 130 से 140 के बीच में 131 पहले ही लिख ले। बस 120 130 122 भी डाउट है। ये तुम लोग पूरी किताब उठा के लेके आ गए हो क्या डाउट के लिए? हाँ 138 160 तक था, कितना है प्रॉब्लम? अच्छा चलो, लास्ट के 10 में कोई डाउट है? 140 3 है, 141 है, 132। आओ चलो देखते हैं ना। ओके बेटा कोई बात नहीं, सब 130 के बाद तो तुम लोगों ने एकदम मचा दिया है वैसे। और बताओ। अच्छा ठीक है चलो, तुम लोग ये प्लान बना के आए हो ना कि एक नंबर कोई बोलेगा, दूसरा नंबर कोई और बोलेगा, ताकि ज्यादा सर को ये फोकस ना हो कि एक ही बच्चा क्यों डाउट पूछ रहा है इतना सारा ना। सब पता है मुझे तुम लोग का क्या डिस्कशन। और कोई डाउट है 150 तक? नहीं है, चलो ग्रेट। वैसे ग्रेट तो नहीं बोलूंगा, इतने सारे डाउट तुम लोगों ने निकाल दिए। आओ चलो देखते हैं, ऐसे कुछ दम है भी कि बस ऐसे ही तुम लोग ऐसा वैक्यूम क्रिएट। आइए बेटा, बिल्कुल बात नहीं, ठीक है। मैं 93 एंड 100, पहले 93 देख लेते हैं क्या है। अब ध्यान से सुनो, अब एकदम एकदम चुप हो जाओ, अब ध्यान से सुनो। कुछ और किसी को बोलना है? कोई और डाउट है? हाँ 136। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, और देख लेते हैं, हो सकता है एक ही टाइप का कुछ हो। पहले 93 देख लेते हैं क्या है। किसका डाउट था? हाथ उठाओ। तो जब भी मैं पूछूं ये डाउट तुरंत हाथ उठाना है। 93। सपोज द रिएक्शन है डेल्टा एच इतना, डेल्टा एच इतना, एट व्हाट टेम्परेचर रेंज विल इट चेंज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस? हाँ चलो, अब नहीं खड़े हो जाओ। मुझे ये बताओ, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का क्या रिलेशन होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, गुड। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी? अब बताओ डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? टी डेल्टा एच। क्या डेल्टा एच तुम्हें क्वेश्चन में दिया है? क्या डेल्टा एच भी दिया है? हाँ, क्या इससे वो टेम्परेचर निकाल सकते हैं जिस पे डेल्टा जी 0 हो जाए? तो टेम्परेचर कितना आएगा? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच। कितना आ रहा था, ये वैल्यू निकाला था? 800 800 केल्विन आ रहा था, 800। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पे ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा।
अब बताओ इसका डेल्टा एच का साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? देखो ना उसमें क्या है। अच्छा, और ये डेल्टा एच का नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ, ये नेगेटिव है, इनटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, मतलब इंट्रोपी ड्राइविंग फैक्टर हायर टेम्परेचर लेके जाएंगे तो ये बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा। तो मतलब कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 पे नॉन स्पॉन्टेनियस और लेस देन 800 पे, तो कौन सा रेंज दिख रहा है उसमें? 799 टू स्पॉन्टेनियस से, क्या था इस क्वेश्चन? अच्छा, यूनिट में गलत किया। यही सब ध्यान दिया करो क्वेश्चन ना। देखो एक बात बता रहा हूं, कभी हड़बड़ी में नहीं रहो। जब जिसके टॉपिक तुम्हें आते हो ना, तो अपने ऊपर भरोसा रखो कि कहीं ना कहीं तुम ऐसा कोई चीज मिस कर रहे हो, और अपने से गलतियों को जब पकड़ने लग जाओगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब देखो क्या गलती हो सकती है, अगर आपको पता है डेल्टा जी का एक्सप्रेशन, उसके कंडीशन पता है, फिर ये सवाल गलत होने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। गलत हो रहा है तो आप फिगर आउट करो कहां गड़बड़ी हो रही है, किस जगह कैलकुलेशन में दोबारा करो, देखो छोटी छोटी चीजें कहां गलती कर सकते हो। और केमिस्ट्री में यूनिट को तो हमेशा दिमाग में एक बार लेके आना चाहिए। अगर आप बिना उसका ध्यान दिए हुए क्वेश्चन कर लिए हो, तो एक बार ही सोचो क्या आपने यूनिट सही रखा है। जब आप खुद से ये एनालिसिस करने लग जाओगे ना, तो अपने आप सब्जेक्ट इंप्रूव होने लग जाएगा। क्योंकि चलो अगला देखते हैं। 100, 101 एंड 102, 100। अच्छा ठीक है भाई। तो देखो इसमें लिखा है H2 एंड H गैस का इंट्रोपी दिया हुआ है। तो बताओ H2 से 2H बनता है भाई, बॉन्ड तोड़ोगे तो यही आएगा। अब इसने दोनों की इंट्रोपी दी है ना, मोलर इंट्रोपी बेटा 298 पे। क्वेश्चन क्या पूछा है जी? बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2। ये बताओ अगर इसका इंट्रोपी पता है, इसका इंट्रोपी पता है, तो क्या डेल्टा एच पता चल गया? 2 टाइम्स ऑफ इंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन माइनस 1 इंटू इंट्रोपी ऑफ H2। क्या सबको समझ में आ रहा है? मोलर इंट्रोपी वो दिया हुआ है ना तुम्हें, ये निकल गया। डेल्टा जी भी तुम्हें दिया हुआ है, तो क्या तुम्हारे पास रिलेशन नहीं है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच? अब बताओ बेटा, ये दिया है, ये दिया है, तो क्या डेल्टा एच निकल गया? बोलो ना। और तुम्हें अगर इसका डेल्टा एच फिगर आउट हो गया, तो क्वेश्चन क्या पूछा था? जो इसका बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लग रहा है वही तो डेल्टा एच। मान लो बॉन्ड एनर्जी एक्स इसका है, एक्स, वही डेल्टा एच के बराबर होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में हो ही क्या रहा है, बॉन्ड ही तो टूट रहा है। तो डेल्टा एच अगर इसका निकाल लो तो वो कुछ और नहीं बल्कि क्या बन गया, बॉन्ड एनर्जी। आगे बात समझ में, क्योंकि गैस से गैस में। आप चलो ठीक है। हाँ भाई, 101 भी आपने पूछ रखा है। आपको डेल्टा जी नॉट एफ एंड डेल्टा एच नॉट कैन बी मोस्ट इजिली डिकम्पोज्ड। अच्छा, तो ये क्वेश्चन का सेंस ये है क्योंकि उसने डेल्टा एच भी दिया है एंड डेल्टा जी भी दिया है। तो ऑक्साइड डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, कौन से टेम्परेचर पे ये इस फॉर्म में निकल जाएगा, कौन से टेम्परेचर पे इस फॉर्म में निकल जाएगा? एक बात बताओ, सभी के लिए कहानी है कि डिकम्पोज करना है। किसका फॉर्मेशन दिया है? ऑक्साइड का ही दिया है ना, देखो तो सबका डेल्टा एच नॉट एफ दिया है। तो बताओ, फॉर्मेशन का तो मतलब यही हुआ ना कि हमें इस रिएक्शन का डेल्टा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, mgO। डू यू गाइस एग्री? इसका दिया है ना इंफॉर्मेशन, बोलो क्या दिया है इसका? डेल्टा एच एफ एंड डेल्टा जी एफ, यही दिया है ना, बोलो। तो क्या यहां से वो टेम्परेचर निकाल सकते हो जिसपे सामने जाने की टेंडेंसी एंड पीछे जाने की टेंडेंसी बराबर हो जाए, स्पॉन्टेनियस होने की ना, अरे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की? निकाल पाओगे? क्या करना है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, बोलो। एक मिनट देखो इसमें क्या कर दिया।
अच्छा एक बात बताओ, क्या सभी के इंट्रोपी चेंज में, इस रिएक्शन का जो इंट्रोपी चेंज है उनमें नियरली हाफ O2 ही यूज हो रहा है? देखो तो, अगर एक आधा रिएक्शन छोड़ दो तो सभी में यूज हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ शायद इसमें डेल्टा एच का भी कोई खास यूज ना है, जिसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी, डेल्टा जी नॉट एफ का वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव, वो उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी रखता है, इधर से इधर जाने का, यानी डिकम्पोज करने का उसका टेंडेंसी उतना ही। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, आई गो विद द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। जितना नेगेटिव है डेल्टा जी नॉट, वो ऑक्साइड उतना ही ज्यादा स्टेबल है, मैं ऐसे मानूंगा। तो उस हिसाब से देखो, सबसे कम नेगेटिव जो हो वो जल्दी डिकम्पोज कर जाएगा, तो सबसे कम डेल्टा जी किसका नेगेटिव? तो दैट्स इट, वही आंसर है, वही आंसर है। वैसे बताओ इसको ना, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल का, ऐसे करते करते लास्ट में याद है हाइड्रोजन आता था, फिर उसके नीचे कॉपर। कॉपर के जो नीचे वाले मेटल्स होते हैं ना, उनके ऑक्साइड भी हायर टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर जाते हैं। एंड कॉपर के नीचे बड़े गिने चुने एलिमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे मर्करी है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, गोल्ड है, रोडियम है, इरिडियम है, वो सब हैवी मेटल्स। इनके ऑक्साइड भी अनस्टेबल अनस्टेबल ऑक्साइड होते हैं इनके। तो इसलिए मैं तो वैसे उतना फिजिकल वाले भी एंगल से नहीं देखता, मैं तो इनऑर्गेनिक वाले एंगल से ही देख करके आंसर मार देता। ठीक है, कि कौन से ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, तो मुझे तो ध्यान है पूरा पूरा चीज। डेटा जब भी देगा, अगर उनके वो नॉर्मल वेरिएबल के फॉर्म में नहीं दिया एग्जाम में, तो डेटा जब भी देगा उसको सिंक करना पड़ेगा, ताकि वो जो प्रैक्टिकल चीज है और थ्योरेटिकल दोनों एक जैसी हो। अदरवाइज वो ऐसा कुछ दे देता है, M2O N2O, ऐसा कुछ नाम डाल देता है उसमें। ठीक है, अगर उसे डेटा से कुछ समझ में आया, बोलो। तो अच्छा, मुझे पहले लगा कि शायद इसमें ये वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एच। अगर ये दिया होता तो मैं वो टेम्परेचर निकालता जिसपे टेंडेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, यानी इक्विलिब्रियम वाला। जिसका हाई आता, यानी वो ज्यादा टेम्परेचर तक स्टेबल है। समझ गया ना? तो यहाँ डेल्टा जी डायरेक्ट दिया हुआ है, तो मैं उसी वैल्यू से देखूंगा। ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू का मतलब फॉर्मेशन का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, एंड डिकम्पोजिशन का टेंडेंसी उतना ही कम है। आगे बताना, चलो आगे देखते हैं। सो 101 हो गया। फिर 102 जो आप लोगों ने पूछा है, ये क्वेश्चन बेटा अभी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। एंड 103 मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। 103 आपने डाउट पूछा है क्या? नहीं पूछा है, वेरी गुड। सो 104 पूछा है, नहीं पूछा है, 105 पूछा है। अच्छा, ये भी अभी नहीं कर पाओगे। ये दीज टू यहाँ पे मार्क कर लेना, जब मैं इक्विलिब्रियम करा दूंगा ना, मार्क कर लेना, मतलब सर्कल कर लो, ताकि इक्विलिब्रियम कराने के बाद ये प्रॉब्लम को भी नहीं छोड़ना है, सब खत्म करना है ना। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बाद, क्योंकि वेपर प्रेशर और ये सारे टर्म्स वहां पे आप देखोगे तो वहां से रिलेट कर लेंगे हम लोग। ठीक, चलो। अब इसके बाद और कौन सा पूछा है आप लोगों ने? 107 यूज किया है। The molar entropies of HI, HNI are 298, इतना and इतना respectively. Using the delta G naught value given below, calculate the bond. ठीक है बच्चा। वन जीरो फाइव भी पूछ रखा था आप लोगों ने, 7। Okay, the molar entropies of HI, HNI at 298 are given as 206.5, 114.6 and इतना। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? यूजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी। फिर से सेम क्वेश्चन है वो, ऊपर वाले पे। डेल्टा जी आपको दिया हुआ है, बोलो, और इंट्रोपी आपको इंडिविजुअल लेवल पे तीनों का बता रखा है। तो यही कहानी भाई, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री इनटू उसका मोलर इंट्रोपी करके यहाँ रखोगे, डेल्टा एच आ जाएगा, यही। और डेल्टा एच आ गया तो क्या बॉन्ड एनर्जी के टर्म में उसको नहीं देख पाएंगे क्या? चलो और दिखा देता हूँ। डेल्टा एच तो निकाल लोगे ना यहाँ तक, इसके आगे मैं समझा देता हूँ। इसके आगे कहानी है कि एच आई से एच प्लस, यार वो कुछ दम ही नहीं है इसमें।
HI गैस से HNI बनाना है, तो कितने लोग कह रहे हैं कि ये बॉन्ड ही तो तोड़ना है। तो ये जो भी एनर्जी चेंज है वो बॉन्ड एनर्जी, मतलब इसका जो डेल्टा HR है दैट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H। थोड़ा घुमाता मान लो यही क्वेश्चन की इसको 2 कर देता तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ये और घुमा सकता था कि HI लिक्विड से H गैस प्लस I गैस बन रहा है, तो हमें इसमें एक और स्टेप ऐड करना पड़ता है। HI लिक्विड से पहले गैस जाओ, क्योंकि याद है ना गैस से ही जो एनर्जी एटम्स में ब्रेक करने के लिए देनी पड़ती है वही क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी। लिक्विड से नहीं, सॉलिड से नहीं, हमें गैसेस मतलब और कोई काम ना करना हो, हमें सिर्फ बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी डालनी। तो गैसियस फेज में एक मॉलिक्यूल दूसरे के अट्रैक्शन जोन से बाहर, उस समय जो भी एनर्जी दोगे एक्सक्लूसिवली वो बॉन्ड तोड़ेगा। समझ में? तो ये तो बड़ा आसान सा था, इसमें ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं था। सेम टाइप के, इसलिए मैंने बोला सेम टाइप के प्रॉब्लम में फंस सकते हो। फिर आते हैं 113 जो आपने पूछा है 113 पे। पढ़ लो सारे लोग, क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सभी लोग एक नजर डाल लो उस पर। 113, which of the following substances, the enthalpy of formation in the standard state is 0? हाँ, ये क्या है? इसको तो मतलब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, आंसर विल बी एल्यूमिनियम। किसका क्वेश्चन था ये? अविराज, क्या हो गया तुम्हें? अब समझ में आया? अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। तुमने स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का नाम सुना था? कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी चीज की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को? कैसे देखते हैं? कौन सा रिएक्शन देख लिख करके आप उसका स्टैंडर्ड मतलब रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इंथैल्पी? ये सबसे पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था जब डिफरेंट डेल्टा एच के बारे में डिस्कस कर रहा था। हाँ जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा और आगे बोलो। तो ये तो फिर उसको रिवाइज करना चाहिए ना। जब क्वेश्चन में आपको वो टॉपिक ना ध्यान आए और घर पे सॉल्व कर रहे हो तो टॉपिक रिवाइज करो। उसको यहां तक डाउट लाने का क्या सेंस बनता है? डाउट तो आइडियली आना तब चाहिए ना कि सर नोटबुक का थियरी भी समझ में आ रहा है और आपने जो न्यूमेरिकल पूछा है उसमें उसको यूज करने नहीं समझ पा रहे हो। तो अभी जब नोट्स में ही डाउट है तो पहले नोट्स पढ़ो, फिर वो डाउट थोड़े है, इसको डाउट नहीं बोलते हैं। समझ गए ना? तो देखो, जैसे मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मैं बात करता, बताओ भाई कौन कौन बता सकता है इसको कैसे लिखेंगे? यस गीतांश, इज दैट? नहीं है? हाँ बोलो। हाँ हाँ लिख दिया। बिल्कुल, 2 टाइम्स एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3/2 O2, इसका जो भी डेल्टा एच आर आएगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे दैट इज इक्वल टू। और इसमें बड़ा स्टैंडर्ड चीज मैंने बताया था कि अगर एलिमेंट अपने एलिमेंट का ही तुम स्टैंडर्ड फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो, एलिमेंट का ही, एल्यूमिनियम का ही निकालना चाह रहे हो तो कहां से बनाओगे? एल्यूमिनियम से ही बनाओगे। लेफ्ट भी एल्यूमिनियम, राइट भी एल्यूमिनियम, डेल्टा एच क्या आ जाएगा जी? बल्कि बाद में कंक्लूड करके लिखवाया था, जेई का क्वेश्चन भी इस पे करवाया था। इतनी सारी चीजें की हैं, इतने सारे इवेंट में सब गायब हो गया दिमाग से। तो एक बार नोटबुक रिवाइज करो यार तुम लोग, ठीक है? चलो चलिए, इसके बाद कौन सा था? 115 एंड 117 था ना? 115 था और 100। ठीक है, चलो 115 देख लो सब। देखो सब बढ़िया से। फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग इक्वेशंस एंड डेल्टा एच नॉट वैल्यूज, determine the enthalpy of reaction at 298 Kelvin for the reaction. Okay. भाई
किसका डाउट है बेटा ये 115? एकदम ईमानदारी से हाथ उठाओ, किसका डाउट है? क्या हुआ उन्हीं इसमें, क्या दिक्कत है बेटा इसमें बताओ। इक्वेशन ठीक है, चलो अभी मैं सिखाता हूँ, खड़े हो जाओ। ये तुम्हें इक्वेशन लेके आना है ना, लेफ्ट साइड में C2H4 लेके आना है। देखो इधर बोर्ड पे तुम्हें 6 फ्लोरीन लेफ्ट में लेके आना है, तुम्हें राइट साइड में CF4 लेके आना है। ये बाकी सिंपल ऑपरेशन पता ना, रिएक्शन उल्टा करते हैं तो डेल्टा H माइनस हो जाता है, डबल करते हैं तो ट्वाइस ऑफ दैट हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, उसके नीचे वाला पहला इक्वेशन देखो जिसमें H2 प्लस F2 2HF बन रहा है, C प्लस 2F2 है, CF4 बन रहा है, 2C प्लस 2H2 C2H। मैंने एक बात बताया था कि कैसे रिएक्शन को देखना होता है, इस जगह के हिसाब से कैसे डिसाइड से, मान लो ये अगर तुम्हारा वो रिएक्शन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कैसे देखना होता है कि ये रिएक्शन लाने के लिए मैं किन में क्या चेंजेस करूं, कैसे देखना होता है, उनको देखना पड़ता है। तो मुझे एक बात बताओ, सिर्फ यही और या कुछ और इंपॉर्टेंट चीज समझाया था? ये बहुत ऊपर ऊपर से बात किया तुमने। मैंने बोला था कि ऐसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से दूर रहना जो कई सारे रिएक्शन में अपीयर हो रहे हैं, जैसे फ्लोरीन। फ्लोरीन देखो यहां भी है, यहां भी है, कार्बन यहां भी है, यहां भी है। तुम्हारा ध्यान इस पे होना चाहिए, जो इन रिएक्टेंट्स में से कोई एक पार्ट पकड़ो जो सिर्फ एक जगह हो पूरे रिएक्शन। C2H4 कितनी जगह है देखो जरा मुझे बताओ, एक ही जगह है। C2H4 कहां पे है, मुझे किधर चाहिए, लेफ्ट साइड में। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करोगे तो क्या माइनस डेल्टा H4 आ जाएगा क्या? अच्छा, और क्या मुझे CF4 देखो कितने जगह है, एक ही जगह है। कितना चाहिए मुझे CF4, किधर चाहिए, तो ये अपने आप ही बस इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मिले, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H3। क्या समझ में आया? और मुझे क्या चाहिए, HF। HF देखो कितनी जगह है, बोलो, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, खत्म यार ये क्वेश्चन, इतनी ही देर का था, हो गया। अब मैं इसे पलट के जोड़ के दिखाऊं कि कैसे बन रहा है। कितना एफर्ट लगा था बताओ इसको करने में। जब क्लास में पढ़ाता हूं कोई चीज तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपका दिमाग अलाइन करने की कोशिश करता हूं जिससे हो करके आप प्रॉब्लम को कैच कर पाओ। क्योंकि मैं इन चीजों से गुजर चुका हूं, इसलिए तुम्हें वो रास्ता दिखाता हूं कि भाई क्या मुझे स्ट्रगल नहीं आया होगा इन सब का, मैं भी फंसता रहूंगा पहले जब अब पहली बार पढ़ रहा हूँ। लेकिन मुझे फिर वो तरीके स्ट्राइक करते गए प्रॉब्लम सॉल्विंग करते करते कि अच्छा इस पे ध्यान रखना है, और वही मैं क्लास में आपको शेयर करता हूँ। करने की जरूरत है इसमें कुछ और? वन 117 देखते हैं, ये किसका डाउट है बेटा, 117 किसका डाउट है? हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, जिसका भी डाउट हो यार, डाउट तो तुम लोगों ने पूछा होगा, मैं मुझे तो नहीं सपने आए थे ना, मैंने खुद से तो नहीं लिखा होगा। हुआ 117, चलो ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ मैंने ही लिख दिया है। और देखता हूँ, which of the following equations represent the reaction that provides enthalpy of formation of CH3CL? तो चलो मैंने ही डाउट पूछा था तो अपने आप को एक्सप्लेन करता हूं मैं आराम से कि भाई ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें CH3Cl का फॉर्मेशन एनर्जी दिखाया हुआ है। उसमें एक मोल ये बनाना होता है जो मैंने अपने आप को ही पढ़ाया था, और लेफ्ट साइड में मुझे इनमें जो भी एटम्स हैं उनके एलिमेंटल स्टेट लेने होते हैं। कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस 3/2 H2 प्लस 1/2 Cl2, ये जो रिएक्शन का कहानी लिख के आएगा वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
और मैं अपने आप से चेक कर लेता हूँ कौन सा मैच कर रहे हैं, कौन सा मैच कर रहे हैं। हो गया, अच्छी बात है। ये अब देखो स्तर, देखो अपने क्वेश्चन का क्या, किस लेवल पे आकर के तुम लोग पूछ रहे हो। ये बस ऐसे लगता है जैसे क्लास में फिजिकली बाउंडेड हो बैठने के लिए, दिमाग कहीं और ही है, और तुम्हें वो क्लास छोड़ो उसके बाद इतने दिन बीत गए, आज याद आया कि फॉर्मेशन एनर्जी कैसे लिखना है। ठीक है, और देखते हैं भाई, बस नंबर तुम लोगों ने भर दिया है यहाँ पे, है ना। आओ चलो देखते हैं 21 22, भाई जो जो पूछे हो डाउट पहले हाथ उठाओ। 21 22 कितने लोगों ने पूछा है, कौन कौन पूछा है, हाथ उठाओ। हो गया, बहुत बढ़िया। 1 किसने पूछा है, 21 21 हो गया। 129 किसने पूछा है, हाथ उठाओ। शर्माने क्या है भाई, पूछा है कोई बात नहीं, अपनी चीजें एटलीस्ट मेरे सामने आ तो रही है ना कि तुमने क्या किया है घर पे, इसमें शर्माने की क्या बात है। पूछा है 29 तो ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जान तो लूं कौन है वो, किसने पूछा है। पता तो चले कितनी मेहनत करके तुम लोग आज मेरे से डाउट पूछने के लिए आए हो, ये पता करना जरूरी है ना। कुछ इनवैलिड चीज बोल रहा हूं क्या। ये सवाल लगाना इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना कोटा पूरा करना। बस क्योंकि काम मिल गया मुझे, कुछ न कुछ करना है, करके आ जाएंगे, इसको सवाल लगाना बोलते ही नहीं। आइए चलिए देखते हैं, समझाता हूँ 129, देखते हैं क्या है। डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 लिक्विड यूजिंग द लिस्टेड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। कितने लोगों ने ट्राई किया था बेटा ये क्वेश्चन, हाथ उठाओ तो पहले। 129 कितने लोगों ने ट्राई किया है, ट्राई किया, बाकी तो देखो ट्राई ही नहीं की क्लास में। देख लो तुम्हारे क्लासरूम में ही पड़े हुए हैं 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ट्राई तक नहीं किया क्वेश्चन। और कितने लोगों से हो गया था ये सही, तो डाउट पूछना किसी को। हाँ, अच्छी बात है। 131, इसमें आए होंगे डाउट, नॉट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज टफ, बिकॉज द लैंग्वेज दैट दे हैव यूज्ड ना। ये कितने लोग का डाउट है 131, अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया 131। हाँ चलो, stearic acid is a fatty acid, the part of the fat that stores most of the energy. Okay. 1 gram of stearic acid was burnt in bomb calorimeter. तो बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, एक ऐसा एपरेटस होता है क्लोज्ड चैम्बर जिसके चारों तरफ इंसुलेशन करते हैं एंड में, और बीच में वाटर डाल के रखते हैं, ये इंसुलेशन। ठीक है, ये ऐसा होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, मैंने बताया भी था आप लोगों को बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में। So the bomb has had a heat capacity of 652। अब देखो कई बार ना, मतलब वाटर को लेकर के कंटेनर, ये सबका हीट कैपेसिटी कंबाइंड देता है, और कई बार वाटर का अलग इसका अलग देता है, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसने हीट कैपेसिटी दिया है, कितना दिया है 652 जूल पर डिग्री सेल्सियस इफ द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना। अच्छा देखो, अब उसने सी अलग दे दिया ना वाटर का, सी ऑफ वाटर, इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये सिर्फ ये इंसुलेशन वाला जो चैम्बर बनाते हैं उसका दिया, गॉट इट। तो इसकी हीट कैपेसिटी ये दी हुई है, और वाटर जो है उसका सी वैल्यू कितना दिया है जो आपको पहले ही पता है, बट उसको इसमें लिख दिया है 4.18
जूल पर ग्राम। कितने लोग ये सिंबल से डिसीव नहीं हो रहे हैं? ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यही यूज होता है कई बार। वो जो एक क्वेश्चन याद है तुम लोग को, वो जो Cp माइनस Cv का वैल्यू फॉर 2 मोल ऑफ गैस के लिए कितना था? 2। वो बेसिकली वहां पे स्पेसिफिक हीट, सॉरी स्पेसिफिक हीट भी नहीं, वो हीट कैपेसिटी था, सिंपल हीट कैपेसिटी। तो सिंबल पे नहीं जाओ जब तक उसके बारे में कहानी नहीं लिखा। ठीक है, कॉमन सिंबल तो मैंने बताया क्या यूज करते हैं, बट जरूरी नहीं कि एग्जाम में वही यूज करें, वो कुछ भी बोल सकता है। वो कोई यूनिवर्सल सिंबल तो नहीं है ना, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए अगर कुछ x है तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई 1 डिग्री। अगर उस बॉडी का वेट डबल करोगे तो हीट भी डबल चाहिए होगी, इसलिए हीट कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो जो मतलब अवस्थी में वो क्वेश्चन था कि भाई 1 मोल के लिए Cp माइनस Cv, हम वहां क्या एज्यूम कर रहे थे? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में तो हमेशा वो आर ही रहने वाला है, और 1 मोल हो या 2 मोल हो या 50 मोल हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी चेंज नहीं होने वाली है, चाहे मोल कितना भी कर दो। इट इज जस्ट द हीट कैपेसिटी। याद है ना, हीट कैपेसिटी इज एन extensive variable whereas specific heat capacity and molar heat capacity is intensive variable। तो एक डिपेंड नहीं करता है। और चलो देख, तो ये कहानी दिया हुआ है बेटा। और क्या बताया हुआ है इसने कि द बॉम्ब इज दिस एंड द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम, इसका मास भी दिया है, मास ऑफ H2। पहले डायग्राम बना के, कितने लोगों को करने की ऐसी आदत है, जब भी क्वेश्चन पूछता है एक फ्लो डायग्राम बना करके, कितने लोग, क्योंकि फिर पिक्चराइज कैसे होगा ब्रेन में, फिर सोच कैसे बनेगी ये बताओ। ऐसे तो पढ़ के बड़ा बोरियत लगता है, इससे तो दिमाग में कुछ इमेज ही नहीं बनता है। उससे आपको पहले कॉपी में ऐसे बनाना पड़ेगा, एक आउटलाइन बनाना पड़ेगा, तब आपको दिखना शुरू होगा अच्छा करना इसमें ये, मोटे तौर पे। ठीक है, द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 25 से 39.6। सो बोल रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस से 39.3 डिग्री सेल्सियस, ये लिखा है ना बेटा। हाउ मच हीट वाज रिलीज्ड व्हेन द स्टेरिक एसिड वाज बर्न। तो पूछ रहा है कि जो इसके अंदर बर्न किया था स्टेरिक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो भी, तो इससे कितनी हीट निकली। बात बताओ, जो भी हीट निकलेगी वो क्या करेगी? पानी को भी गर्म करेगी, और जो दीवार है उसको भी। अच्छा, टेम्परेचर तुम्हें जो पानी का दिया है 25 से इतना, कितने लोग करें अंडरस्टूड है, ये दीवार का भी उतना ही होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर तभी डिफाइन होता है जब इक्विलिब्रियम रीच कर जाए। तो T इज इक्वल टू 0 पे जब रिएक्शन कराया नहीं है तब मेजरमेंट सारा ले लिया, और जब सब कुछ सेटल हो गया, हीट निकला, सब जो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होने थे, सब होने के बाद उसने कहानी फिर लिखी इतना सा। तो इसलिए उसने वाटर का बताया। तो अब क्या निकालोगे भाई? टोटल हीट दो लोगों ने एब्जॉर्ब किया, एक पानी ने और एक इस चैम्बर ने। इस चैम्बर का हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि इसका यही वैल्यू दिया, प्लस कितने लोग करे दूसरे वाले का मास इंटू एच इंटू डी। खत्म है क्वेश्चन यार, क्या था इसमें? खाली लैंग्वेज में घुमा रहा था इधर उधर। तो ऐसे मैं क्वेश्चन बना के तुमसे पूछता तो एक लाइन लगता है लिखने में, एक ही लाइन लगता है ना कि हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी प्लस ए। लेकिन ऐसे कहानियों के फॉर्म में जब लिख दिया है तो लग रहा है बाप रे पता नहीं क्या पूछ लिया इसके अंदर। सिमिलर क्वेश्चन 132 है, बिल्कुल उससे ही मिलता जुलता है। एक बारी पढ़ो, सब लोग पढ़ो 132। दिखा? अब वो सब टर्मिनोलॉजी में मत घुस जाना, यही सोचने लग जाओ 1 घंटे से यार गैसोलीन क्या होता है, उसका तो फॉर्मूला ही नहीं दिया हुआ। उसको एक नॉर्मल सब्सटेंस की तरह ट्रीट करो और आगे बढ़ जाओ। नाम बहुत खतरनाक खतरनाक मिलेंगे तुम्हें केमिस्ट्री में, उन पे उलझना नहीं है। आगे देखो वो कर क्या रहा है, क्या उसका जरूरत भी पड़ रहा है हमें, क्या उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज भी है, नहीं है तो आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसने बोला गैसोलीन हैज एन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस मच पर गैलन। मतलब अब
गैलन आप जैसे हम बोलते हैं कि पर लीटर पर ml, तो वैसे ये गैलन यूनिट है वॉल्यूम का। तो 1 गैलन जब गैसोलीन जलाते हैं तो यहां लिखो 1 गैलन। ऑक्सीजन के साथ जलाने पे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके साथ क्यू कितना निकल के आता है बेटा? 24,000 किलो जूल दिया। When the gasoline burns in automobile engine, approximately 30% of the energy released is used to produce mechanical work. तो बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल में जो गैसोलीन जलाया जाता है, यानी जो भी हम लोग बाइक स्कूटर या जो भी यूज करते हैं ना, वैसे ही टाइप में है ये, पेट्रोलियम जैसे ही कोई सब्सटेंस है। तो उसका सिर्फ मतलब कितना 30%, सिर्फ 30% ही इंजन को घुमाने में यूज होता है, बाकी उसका 70% हिस्सा हीट के फॉर्म में ही वेस्ट हो जाता है। कभी आपने देखा है साइलेंसर एकदम गर्म हो जाता है? गाड़ी चलाते हुए देखते हो ना, साइलेंसर गर्म हो जाता है। नहीं देखा है तुम लोगों ने? ठीक, कोई बात नहीं, मतलब कभी चेक मत करना, बहुत ज्यादा गर्म होता है। कंबशन रिएक्शन जो भी होता है उसके अंदर, उससे निकली हुई एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है, लेकिन इसका थोड़ा परसेंटेज यूजफुल वर्क यानी डेल्टा जी में, और वही डेल्टा जी मैकेनिकल में यहां यूज हो गई। ठीक है, तो अब आगे कहानी क्या लिख रहे हैं? द रिमाइंडर इज लॉस्ट एज अ हीट ट्रांसफर टू द इंजन कूलिंग सिस्टम। बोल रहा है बाकी जो हीट के फॉर्म में 70% है वो इंजन का कूलिंग सिस्टम भी लगा रहता है। कूलेंट डाले जाते हैं, देखा होगा गाड़ियों में कूलेंट यूज होते हैं, जो साल साल की सर्विस जब होती है तो उसमें वो चेंज करते हैं, कूलेंट को टॉप अप करते हैं जितना कम वगैरह रहता है ना। As a start on estimating how much heat transfer is required, calculate what mass of water could be heated from 25 degree to 75 degree by combustion of 1 gallon of gasoline in automobile। बस हो गया क्वेश्चन। 1 गैलन बोल रहा है कि अगर गैसोलीन को जलाया जाए तो बताओ कितने वाटर, मतलब उसका मास बताओ, कितना वाटर लें कि उसका टेम्परेचर 25 से कितना हो जाए, 75। इतनी लंबी चौड़ी कहानी और क्वेश्चन एकदम घटिया सा। कैसे निकालेंगे? हमें क्यू पता है ना, इस हीट का 70% पार्ट, मतलब जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है उसका 70% पार्ट ही बाहर निकल के हीट के फॉर्म में आ रहा है। तो इसी का 70%, 25,000 किलो जूल का 70 बाई 100, यही मिल रहा है किसको? पानी को गर्म करने के लिए। कितना मास, वही तो निकालना है। एस पता है, डेल्टा टी दे दिया, ये दिया, ये दिया, ये सारी कहानी। यूनिट मत गलत करना है, सबसे पेनफुल वही है। यहाँ के का मतलब क्या है? 10 के पावर 3। और यहाँ एस वगैरह देख लो किसमें दिया है, जूल में कि किलो, जूल में ही दिया है। तो बस अब क्या दिक्कत है यार, यहाँ यूज करो, बस इस बात का ध्यान रखना, आंसर निकल। हाँ, नहीं क्यों कीजिए? नहीं आया समझ में क्या मैंने किया यहाँ पे? जो तुमने बोला ना कि जो 0.7 से मल्टीप्लाई किया है, ये वही फैक्टर है क्या? देखो तो अवनी, 70/100 को ही बोलते क्या 0.7? बोलो। अरे उधर छोड़ो उसने कैसे सॉल्व किया है, यहाँ ध्यान दो कि क्या यहाँ समझ में आया या नहीं आया। हाँ तो बस खत्म, इसमें क्यों किसी चीज से करना पड़ेगा भाई? 1 गैलन से ही इतनी एनर्जी निकल रही है ना, अभी तो बताओ यहाँ यहाँ कुछ दिक्कत है समझने में तो बताओ। कैलकुलेट करो यार, तुम लोग निकालो, देखें आंसर आ रहा है ना? दैट्स इट, वही आंसर है ना। उसने क्या किया होगा कि उसने पहले टोटल मास निकाला होगा कि अगर 1 गैलन से जो हीट निकल रही है पूरा ही बाहर निकल जाए तो, और फिर उसका 70% यानी 0.7 से जो तुम बोल रही हो मल्टीप्लाई, तो उसने दूसरे तरीके से किया है। पहले अगर एज्यूम किया कि सारा ही हीट निकल जाए बाहर की तरफ तो कितना वाटर का मास रिक्वायर्ड होगा, लेकिन क्योंकि 70% है इसलिए बाद में, और मैंने पहले ही वही कर लिया है।
तो भाई इसका 30% तो मैकेनिकल वर्क में चला जा रहा है, 70% ही बाहर हीट के फॉर्म में, वही गर्म करेगा पानी को ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया 0.7 वाला फैक्टर मैंने पहले ही लगा दिया, और किसी चीज का जरूरत नहीं है। ये 1 गैलन का ही एनर्जी, यहाँ देखो लिखा है ना, 1 गैलन का ही। गैलन को केजी में कैसे बदलेंगे भाई? हाउ विल यू कन्वर्ट गैलन इनटू केजी? अरे बाबा, लीटर में करके भी कैसे बदल लोगे? चल मान ले कि 1 गैलन में से फॉर एग्जांपल 10 लीटर है ना, मान लो ऐसा, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे केजी में, मुझे समझाओ। देखो ये भाई साहब, अभी तक तुम्हें एक चीज, एक टॉपिक होता है जो बचपन में पढ़ते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं डेंसिटी। हर चीज 1 लीटर 1 किलो की नहीं होती, ये सिर्फ पानी ही जो 1 लीटर 1 किलो का होता है। मैंने इतना समझाया तुम लोग को यार, मरकरी का 1 लीटर उठाने में पसीने छूट जाएंगे, बाकी 2-4 बाहुबली भी क्लास में हो तो उठा भी लेंगे, ठीक है? तो समझ रहे हो ना, 13.6 kg ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 लीटर, सो यू कैन नॉट से 1 लीटर इज। फिर अगर यही बात है तो वॉल्यूम इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है? तो जब केजी ही, और मतलब जब मास ही वॉल्यूम हो जाए तो वॉल्यूम अलग से लगाने की क्या जरूरत है? उसका यूनिट इतना सारा डिफाइन कर रहे हैं, दिमाग खराब करना। समग्र बाबू क्या हो गया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो यही सब गलतियां करते हो तुम लोग, इसलिए उलझ जाते हो क्वेश्चन में, और कोई दम नहीं होता है, फालतू की चीजों में उलझ जाते हो, अपने मन से कुछ थियरी बना लेते हो, नया न्यू थ्योरी डेवलप कर लिया, वो थियरी को सच मानते हुए बिना उसके क्रेडिबिलिटी पे और उस हिसाब से सवाल लगा, कहां से आएगा? तुम्हारा बस चले तुम हाइब्रिडाइजेशन को भी अपने तरीके से डिफाइन कर लो। 33, अच्छा ये पूरा ही तुम लोगों ने पूछ लिया? 33, 34, 35, क्या बात है, क्यों जबरदस्ती इसको देख रहा हूं मैं, एक एक करके समझा। आओ चलो 33 देखते हैं। सेम सेम सही होंगे यार, कैसा क्वेश्चन होगा? मुझे बस देखो, मुझे एक चीज समझ में आता है, अगर मुझे थ्योरेटिकल क्लैरिटी है क्लास के टाइम में, जो भी पढ़ाया हुआ है मैटर उसमें क्लैरिटी है, सवाल दुनिया का किसी भी कोने से निकल के आ गए, अगर मुझे पता है थियरी कैसे है, मैं उसको निकाल दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। और ये अब से नहीं है, जब से पढ़ रहा हूं ना तब से ये एटीट्यूड अंदर। बस मुझे थियरी में कुछ मिसिंग ना हो, पता चला मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं पता है, तब तो मैं चाह के भी कभी नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों? ओके, एजम्पशन मतलब ऐसे वैसे कुछ मत पाल लिया करो, जो एकदम बेसिक। फिर से पूछो अपने आप से सवाल, क्या 1 लीटर 1 केजी के बराबर होता है? ये सवाल पूछते तो आंसर मिल जाता। ये पहले ही मान लिया, कितने कॉन्फिडेंस, सर 1 लीटर 1 केजी तो है, मतलब ये मान करके इस एजम्पशन को, एंड फिर उसको वेरीफाई। आइए अगला देखते हैं। 0.05 लीटर सैंपल ऑफ 0.2 मोलर aqueous hydrochloric acid is added to this much aqueous ammonia in calorimeter. Heat capacity of the entire calorimeter system is 480 joule per Kelvin. The temperature increased is इतना, calculate delta है। बताओ, क्या इसका मैप बना के समझा तुम लोगों ने कि HCl दिया है अमोनिया? आप कितने लोग इसको ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ये कहानियों में लिखा हुआ है 0.05 एंड 2 मोलर, मैं तो मानूंगा कि ये 0.01 मोल लिया हुआ है। कितने लोग ऐसे देख रहे हो इसको? कितना लिया है? 0.01 मोल। क्यों फालतू में घूमना इधर उधर, हमें मोल से मोल का रिलेशन चाहिए। इसका भी कितना लिया है? 0.01 लिया है ना? अच्छा जी, और बोल रहे हैं कि रिएक्शन हुआ, और बताओ एसिड बेस रिएक्शन होंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो यहाँ से हीट निकलेगी, बोलो। एंड बोल रहा है कि द हीट कैपेसिटी, तो हीट निकलेगी, तो जिस भी डब्बे के अंदर इसको लिख रखा हुआ है जिससे हीट मेजर किया जाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कैलोरीमीटर बोलते हैं। कैलोरी, अर्लियर कैलोरी मतलब हीट को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, इसलिए कैलोरीमीटर नाम है उसका। तो
अब इसमें क्या होगा भाई, वही पानी का सिस्टम होगा, चैम्बर होगा, उसका हीट कैपेसिटी, इस बार इसने दे दिया कंबाइंड, अलग से इसने वाटर वगैरह कुछ नहीं बोला, बोला 480 ले लो कंबाइंड, ये हीट कैपेसिटी। अब बताओ, तुम्हें डेल्टा टी भी दिया हुआ है ना, तो क्या तुम क्यू नहीं निकाल लोगे क्या? तो अब क्या बचा इस क्वेश्चन में? क्यू निकल गया, और वही हमारा क्या होगा, डेल्टा। गलत तो नहीं ना करोगे तुम लोग? क्योंकि यूनिट देख लो किस में दिया है, किलो जूल वाले यूनिट में दिया है, और आप जूल में वैल्यूज दी हुई है हीट कैपेसिटी की। तो किलो का मतलब क्या होता है भाई, 10⁻3। अगर चेंज करना हो, मान लो 2000 जूल है, तो कितने किलो जूल हुए, 2 किलो। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000। अगर इन छोटी छोटी चीजों में आपको मतलब हर्डल नहीं आता है, तो आपसे ये सब सवाल निकलेंगे, फिर शायद फ्लो डायग्राम बना के समझ नहीं रहे हो, इस वजह से अटक रहा है। वरना ये सब अगेन जस्ट अनदर प्रोटोटाइप क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार पढ़ो और बताओ मुझे कि ये कर लोगे या अभी बताना पड़ेगा। पढ़ो, जस्ट रीड दैट। ऐसे ही नजरिए से पढ़ना, जैसे मैं फ्लो डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ऐसे ही बनाओ, रफ स्केच बनाओ, और देखो तुमसे हो जाएंगे या नहीं। स्केच करके देखो। रफ डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है यहाँ से। अवनी, ड्रॉ किया? ये बहुत जल्दी थक जाते तुम लोग। जो भी टर्म्स लिखा हुआ है उसको भी दिमाग में लेके आना कि ये क्या होता है ना, इसमें कहानी लिखी हुई है। कॉफी कप कैलोरीमीटर देख रहे हो कैसे कैसे कैलोरीमीटर। Coffee cup calorimeter initially contains 125 gram of water at a temperature of this. 8 gram of ammonium nitrate also at this is added to water. ठीक है, पूरी कहानी सुना रहे। And the final temperature is इतना। What is the heat of solution of ammonium nitrate in kilojoule per mole? The specific heat capacity of solution is 4.2। क्या निकल गया? क्या आपको क्यों निकल गया या नहीं बताओ? उसने टेम्परेचर चेंज दिया तो क्यों निकल गया ना। अच्छा, वो क्यू जो भी निकल के आया, मतलब क्यू के लिए आपने क्या किया, हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा। समझ में आया क्या? ये भी दिया, ये क्यू जो भी निकल के आया, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 8 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। क्या 8 ग्राम में कितने मोल होंगे, ये निकाल लोगे? 8 अपॉन मोलर मास निकल गया। अब बताओ, इतने मोल से इतनी वैल्यू आ रही है डेल्टा एच की, तो एक मोल से कितनी आएगी, उठा के नीचे डिवाइड कर देना। वो आंसर किस में आएगा, जूल में। 1000 से और डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा, किलो पर मोल आंसर। है ना? ये ऐसे पढ़ने में कितना डरावना लग रहा है कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया है, कॉफी कैलोरीमीटर क्या होता है। फंसने वाले बच्चे ना कुछ भी निकल के आ जाए। परेशान कई लोग तो इसी में होंगे, कॉफी कैलोरीमीटर तो सर ने पढ़ाया ही नहीं क्लास में, ये तो चीटिंग है। अब 135 देखो, देखो तो इसमें क्या है, बकेट कैलोरीमीटर ले रहा है क्या, चेक करो क्या।
द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक टू एन एक्सटेंट ऑफ इतना लिखा है। इफ डेल्टा एच इज इतना फॉर द रिएक्शन, मतलब सो क्वेश्चन ही है ये, मतलब ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है। मुझे बताओ पहला स्टेटमेंट समझ आया क्या था? अब पहले नहीं समझ में आया? ठीक है। बोल रहा है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CaCl2.6H2। ध्यान से सुनो, CaCl2.6H2। अब पहला क्वेश्चन ये नहीं है कि ये क्या बोल रहा है, पहले तो ये बताओ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितने लोगों को समझ में आता है क्या होता है? व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? बोलो, कौन कौन बता सकता है? जो बता सकते हैं वही इसका मतलब भी समझेंगे, वरना तो बाकियों को मुझे फिर से एक बार समझाना पड़ेगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, थियरी फिर से समझाना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन समझाना पड़ेगा। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन सुनो ध्यान से, is associated with when 1 mole of solute is dissolved in excess of water। एक्वस एक्वस लिखो, इससे रिलेटेड जो भी चेंज होता है वही इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्या समझ में आया? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस। कितने लोगों को ध्यान था ये बात? बस आधी अधूरी तैयारी पे कैसे हिम्मत आता है यार तुम लोग को सवाल लगाने के लिए? जब तैयारी कंप्लीट नहीं है तो किस तरह से हिम्मत आता है कि मैं ये क्वेश्चन लगाऊं? पहले उसको तैयार करो, वो सारी टर्म्स दिमाग में लेके और फिर सवाल पे जाओ ना। या बस नाम सुन लिया है, मेरे को पता है जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, एच मुझे पता है, इंट्रॉपी का नाम सुना हुआ है, अब सवाल लगाते हैं, देखते हैं कैसे नहीं निकलता। कैसे निकलेगा यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? वर्क जैसे ही बोलो तो दिमाग में सारे तरह की चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए। रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इरिवर्सिबल में ऐसे, वो सारी बातें दिमाग में आ रही है, मतलब अब टॉपिक आपका तैयार है। नाउ यू आर एलिजिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप हीट ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चंस लगा रहे हो तो हीट ऑफ सॉल्यूशन के सारे टर्म्स दिमाग में बैठ जाने चाहिए अच्छे से। फिर आओ, उसमें कोई डाउट है तो पहले मिलकर के क्लियर करो। चलो तो ये क्लियर हो गया। कितना दिया है बेटा? ये कितना दिया है? -20, नहीं 3.5 दिया ना, +3.5 यही दिया ना, मतलब ये एंडोथर्मिक है। चलो अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है कि इफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, फिर नीचे देख रहा है कि CaCl2 अगर एनहाइड्रस ले लेते, मतलब यहाँ वाटर नहीं है, अब अगर इसको पानी में डालते एक्सेस में तो भी यही मिलता। लेकिन ऐसे केस में इसने बोला डेल्टा एच कितना है? -19 पॉइंट, सॉरी 23 पॉइंट, ये दिया ना। इफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, इफ डेल्टा एच माइनस फॉर द रिएक्शन, तो इसने बोला है कि पहले ये देखो ना। अच्छा अच्छा, हाइड्रेट का, ठीक 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 ठीक। इसने बोला है कि एक्सेस में नहीं, पहले 6 वाटर मॉलिक्यूल ना, CaCl2.6H2O सॉलिड। इसका डेल्टा एच कितना दिया बेटा? -23.2। तो अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ क्या ये बोलना कि CaCl2 सॉलिड को अगर एक्सेस में पानी में डालें एक्सेस, तो ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं क्या ये सही है? -19.7, क्या ये सही है? आप बताओ। हिस लॉ का एप्लीकेशन है ना। आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए यूजिंग दीज टू। अगर इन दोनों का देखो, तीनों का दिया हुआ है ना, इसलिए तो पूछ रहा है स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो बताओ, ये तुम्हें पता है कि 6 वाटर से यहां गए तो कितना? +3.5। और ये भी पता है कि यहां से 6 वाटर तुम गए तो कितना है? इतना। तो यहां से यहां जाना, फिर यहां से इस फाइनल स्टेट में जो इसका है, तो जोड़ ले सीधा, दोनों जोड़ो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? -19 पॉइंट। तो क्या ये वैल्यू वही दी हुई है? तो सही है स्टेटमेंट, ऐसे पकड़ना था इसको। लेकिन मतलब मुद्दा ये नहीं है कि तुम्हें सवाल लगाने नहीं आ रहा है। सवाल लगाने तो टेंशन नहीं होती मुझे, मुझे बताने में मजा आता है।
लेकिन थियरी दिमाग से गायब है और तुम्हारी हिम्मत देखो कि तुम सवाल उसको अटेम्प्ट भी कर रहे हो। ये ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए भाई एग्जाम के लिए, नेगेटिव स्कोर करने के लिए दिस ओवर कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड कि मेरी तैयारी कुछ नहीं है, सवाल सारे अटेम्प्ट करूंगा सर। मैंने तो आज केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान बनाया था, सारे पढ़े हुए टर्म दिखाई दिए, इंथैल्पी, एंट्रोपी, डेंसिटी, ये सब तो सुना ही था, लगाया मैंने चारों में से ABCD करके, नंबर तो आ ही जाएंगे कुछ ना कुछ। इस तबीयत से तुम लोग सवाल लगाओगे बेटा तो कैसे। हाँ जी बताइए, सेकंड स्टेटमेंट क्लियर हुआ? फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस टू Cl2 द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा H, ये तो दिख रहा है ना बेटा। बता 2Cl गैस से Cl2 जा रहा है, क्या हो रहा है? बॉन्ड बन रहे हैं या ब्रेक हो रहा है? बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक होता है एंडोथर्मिक? एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि बॉन्ड जब भी बनेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। आ रहा है बात समझ में? तो डेल्टा H नेगेटिव, और डेल्टा H बताओ, वो भी नेगेटिव। दो पार्टिकल एक पार्टिकल बन जा रहे हैं। हमने देखा था ना, जिधर गैस के मोल ज्यादा होते हैं उस साइड की एंट्रोपी, लेफ्ट साइड में 2Cl गैस है, 2 मोल है, और राइट साइड में एक ही मोल। तो जिस साइड गैस के मोल ज्यादा, जिस साइड पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा, उस साइड का एंट्रोपी, ध्यान, अच्छी बात। आइए और कौन सा है भाई? 136 है। इफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस आर, देन फाइंड द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है मैं बोलूंगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट का यूज होगा, मैंने आपको लिखवाया तो था, बट आई डाउट कि आपको उतनी माइन्यूट चीजें दिमाग में होंगी। एक बार सब पढ़ो तो एक बार अटेम्प्ट करोगे क्या? 136 एक बार सब अटेम्प्ट करो, कम से कम समझ में तो आए। अच्छा मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको वैसे बता रखा है, बट फिर भी हो सकता है आपको ध्यान ना हो। H प्लस एक्वस का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, ये दिया है, बताया है? हाँ तब कर ले जाओगे यार। इसका डेल्टा H 0, डेल्टा G 0, सब 0 होता है। ये कहां से निकाला था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले बात से बताया था। वैसे याद ही रखना है इसको, कि जब ये वैल्यू ऑफ H प्लस आयन इसीलिए लिखते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H। देखो इसको भी मैंने कहां से बनाया? एलिमेंट से बनाया। फॉर्मेशन जब भी वर्ड आए तो जिस चीज को भी बनाना है उसमें जो भी एटम्स दिख रहे हो उनके एलिमेंटल स्टेट से उसको बनाना होता है। इतना सिंपल सा टर्म है यार ये। चलो करो तो। कर लिया बच्चों? पढ़ लिया सबने? क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन या मैं कराऊं? हाँ हो गया ना? हाँ ठीक है, बस ये नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने तो बस बोला कि ये वैल्यू तुम्हें 0 दी हुई है, बाकी अपना यूज करो। इन्फॉर्मेशन क्या है, पूछ क्या रहा है उस पर दिमाग लगाओ। क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है ऑफ Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव का इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? Cl नेगेटिव गैस को जब आप एक्सेस ऑफ वाटर में डालोगे तो ये जो Cl माइनस एक्वस बन रहा है इसका डेल्टा H पूछ रहा है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन है। आप देखो बाकी सारे इंफॉर्मेशन का यूज करके यहां पहुंच पाओगे या नहीं? H लॉ ही लगाना है। लगा पाओगे या मैं करूं?
हो गया, चलो ग्रेट। हाँ बेटा, इसके बाद कौन सा पूछा तुम लोगों ने? 35 36 हो गया क्या? एंड फिर उसके बाद कौन सा 37 पूछा है? देखो चलो मैं बता दूं, हो जाएगा या दोबारा ट्राई करोगे क्या? क्या बता दूं न्यूट्रलाइजेशन इसमें? एक बार देख लो। 138 द एंथैल्पीज ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस आर इतना है। चलो 138 मैं समझा देता हूँ, एक बार सब पढ़ लो फिर मैं इसको समझा ही देता हूँ। पढ़ के देखो, तुमसे निकल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तुम्हें समझाना तो फिर रहेगी। ये टाइम दिया करो क्वेश्चंस के साथ बच्चों, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इसमें, इसमें ढंग के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, मतलब पूरा 150 तक में 10-12 क्वेश्चन है टोटल जो जेन्युइनली मुझे डिस्कस करने चाहिए क्लास में। लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ। चलें डिस्कस करें। The enthalpies of neutralization of AOH and BOH by HCl are itna and itna respectively. 1 mole of HCl is added to the solution containing 1 mole of AOH and 1 mole of itna. What ratio the acid this है? ठीक है, कहानी है, पूरी कहानी है, सुनो ध्यान से। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि enthalpy of neutralization of AOH weak base AOH plus HCl फॉर्मिंग, ये क्या है, वीक बेस है ना, तो OH निकालेगा, A प्लस बनेगा, A प्लस Cl माइनस, तो ACl बन गया प्लस वाटर। इसने ये वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया बेटा? -12250 कैलोरी पर मोल। एंड यही बोला है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, जैसे NaOH मान लो, मैं उसके जगह NaOH लिख लूं या BOH जिसको बोला है, स्ट्रॉन्ग बेस बेसिकली, और मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, NaCl या BCl, और इसका डेल्टा H कितना दिया? माइनस, बस इतना ही दिया। याद है मैं 13.7 लिखवाया था तुम लोग को, उसको चेंज करके इसने बस इतना ही लिख दिया है, और वो किलो कैलोरी था तो वो मल्टीप्लाई कर दिया 1000, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज वाज, अब बोल रहे हैं व्हेन 1 मोल ऑफ HCl इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ, अच्छा ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें AOH 1 है एंड BOH यानी NaOH भी क्या है, 1 है, चलो उसको BOH ही लिखते हैं, और 1 mole of HCl is added to a solution containing 1 mole of, 1 मोल ऐड कर रहे हैं HCl का, और पूछ रहा है कि द एंथैल्पी चेंज डेल्टा H was -12500 कैलोरी, in what ratio is the acid distribution between, ओके ठीक है। क्या समझ में आया, पकड़ो इसको, क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? देखो ये कहना ये चाह रहा है कि भाई अगर इंडिविजुअली HCl 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करे तो इतनी एनर्जी रिलीज करे, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर जाए तो इतना, ये वैल्यू ज्यादा है थोड़ा इससे। लेकिन बोल रहे हैं इन दोनों का 1-1 मोल का मिक्सचर लिए और HCl 1 ही मोल डाला, 2 मोल नहीं डाला। 2 मोल डालता तो क्या दिक्कत था, 1 मोल इससे रिएक्ट करता, 1 मोल इससे रिएक्ट करता, और हमें एनर्जी इन दोनों का सम मिल जाता। इसने चालाकी किया, 1 ही मोल डाला, और जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैन रिएक्ट इजिली विद स्ट्रॉन्ग बेस, अगर वो साथ में टकरा गया वीक बेस के साथ तो उसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। तो वो बोल रहा है कि जो डेल्टा H आया वो -12500, देखना इन दोनों के बीच में होगा, है ना।
देना ही था उसको ऐसे ही करके, वरना तो नहीं निकल पाता इनके बीच। तो अब पूछ रहा है कि बताओ ये जो HCl है इसका एक मोल का कितना हिस्सा इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कितना हिस्सा इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं सेपरेट सेपरेट लिख लूंगा। इसका एक ही मोल था ना, ये टोटल एक मोल, तो मैं मानूंगा कि AOH के साथ इसका X मोल यूज हुआ, या A मोल बोल लो। तो इसके साथ कितना बचेगा, 1 माइनस A मोल। अब बताओ एक मोल से एनर्जी कितनी निकलती है, इतनी। तो A मोल से कितना निकलेगा, इतना इंटू A। बताओ 1 मोल HCl से ये कितना निकलता है, इतनी वैल्यू। तो 1 माइनस A से कितना निकलेगा, और इन दोनों का ही तो सम कितना दिया हुआ है, एक ही वेरिएबल है, निकल जाएगा। देखो कितना बड़ा सा लग रहा था पढ़ते समय, लग रहा था पता नहीं क्या ही पूछ दिया है इसमें। क्वेश्चन को जब पढ़ के समझ लोगे ना, और तुम्हें एग्जैक्ट क्लैरिटी आ जाएगा कि इसमें पूछ क्या रहा है, फिर उसमें कुछ दम नहीं होता है यार। देखो पढ़ते समय तुम्हें लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया है, कैसे निकालना है। बागे समझ में। हाँ, इसके बाद अगला कौन सा है, 140। जो द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये उसमें भी सेम ही है क्वेश्चन। अच्छा, जो द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ओके ग्रेट। अब एक बात बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, सॉलिड। क्या अपने आप CaO CO2 में निकल जाता है, गर्म करते हो तब। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, हीट देना पड़ रहा है या निकल रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। Fe प्लस S फॉर्मिंग FeS, कंपाउंड बना रहा है, उससे पहले वो एलिमेंट के फॉर्म में। चलो और भी देख लेते हैं, कभी कभी कितने लोगों को दिख रहा है कि एसिड बेस रिएक्शन तो सर पक्का ही, और कंबशन भी। कंबशन के सिर्फ कुछ ही रेयर रिएक्शन है, पता है कौन से, O2F2 का कॉम्बिनेशन एंडोथर्मिक होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एंडोथर्मिक तरीके से रिएक्ट करता है, N2 प्लस O2। वरना मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक ओनली। तो जहां कहीं ऑक्सीजन दिख रहा हो रिएक्टेंट में और कोई चीज जल रही हो, चाहे हाइड्रोकार्बन हो, इथेनॉल हो, कुछ भी हो, कंबशन रिएक्शंस आर मोस्टली एक्सोथर्मिक। तो इसका सीधा सीधा कौन सा आंसर है, पहले ही मिल गया था ना हम लोग को, क्यों टाइम पास कर रहे हैं। 140, इसके बाद कौन सा, 140 भी था, वो तो बता ही दिया ना जी। अच्छा 140 बता दूं, 140 बताऊं। देखो वो बोल रहा है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाई NaOH इज इतना, एंड बाई दिस इज इतना। कहानी वही देखो लिख रहा है जो वीक एसिड एंड, कोई बात नहीं, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ NaOH। पूरे पैसे तुम्हारे वसूल करवा रहा हूं मैं, ठीक है, छोड़ना नहीं तुम लोग मुझे, ठीक। जब तक कि लग जाए कि हाँ अब ठीक है, अब तो बैलेंस बराबर हो गया। हाँ चलो देखते हैं, NaOH एंड HCl मिलके क्या बन रहे हैं, NaCl प्लस वाटर। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनेगा बेटा, अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। हो गए। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -55, इसका वैल्यू दिया हुआ है -55.84, और ये वैल्यू कम दिया है जो कि ऑब्वियस था, वीक बेस के साथ लेगा तो थोड़ा कम आते। तो अब पूछ रहा है इसको आयनाइजेशन में कितना, क्या है यार इसका डिफरेंस ही तो है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो इतना एनर्जी निकलता, वीक बेस हो रहा है तो किस जगह पे एनर्जी जाती है, आयोनाइज करने में। लिखवाया था ना ये स्टेटमेंट भी कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आयोनाइजेशन में कुछ खर्च नहीं करते, इसलिए उनका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू फिक्स होती है। तो अब क्या कि भाई इसमें थोड़ी कम निकली एनर्जी, वो कहाँ गई, कुछ एनर्जी आयोनाइज होने में, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम आयन प्लस OH माइनस बनने में जो एनर्जी लग रही है वही आयनाइजेशन, ठीक है। और आपको क्या मालूम है, H प्लस प्लस OH माइनस मिलके जो H2O बनाते हैं उसकी एनर्जी यही है जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, ये पता है आपको। और क्या पता है, इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो, H प्लस आयन फॉर्मिंग अमोनियम आयन प्लस H2, ये वैल्यू भी आपको दी हुई है, दिया है ना।
ये दिया है, ये दिया है, तो इनको यूज करके इसका निकल जाएगा जी, हेस लॉ यूज करके। और या तो फिर उतना कॉमन सेंस भी लगा लेते, हो जाता, बीच में जो एनर्जी गई, हेस लॉ का भी जरूरत नहीं पड़ता। और कौन सा पूछ रखा है भाई, और कोई टफ क्वेश्चन बताओ। क्या एक बार दोबारा ट्राई करोगे? बस इसमें वही है, देखो जो मैंने अभी यहाँ पे 1 से और इस तरह से एलोकेशन किया है ना, आगे वाले क्वेश्चंस 2-3 जो भी हैं वो ऐसे है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। लेवल 3 में भी है? हाँ, लेवल 3 बताओ। कौन सा? लेवल 3 तो देख रहा हूँ यार, पैसेज 5 के बाद 1 और मोर। हाँ बताओ इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, assume ideal gas behavior for all gases considered and neglect vibrational degree of freedom. Separate equimolar samples of this were subjected to two processes as mentioned. Initially all are at the same temperature and pressure. All undergo reversible adiabatic expansion to attain the same final volume, which is double the original volume, thereby causing the decrease in their temperatures. Okay, fine. समझ में आ रहा है कहानी क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग गैसेज हैं, उसको सेम वॉल्यूम, इनिशियल स्टेट सेम था। अब कितने लोगों को मालूम है कि ये जो ग्राफ का स्लोप है ये गामा डिसाइड करता है, तो जिसका गामा ज्यादा होगा वो ज्यादा नीचे आएगा। नीचे किस चीज में बेटा? प्रेशर में, क्योंकि सेम वॉल्यूम तक एक्सपैंड कर रहे हैं। प्रेशर में जितना नीचे होगा वॉल्यूम सेम है, तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है जी? एनआरटी। अगर मोल अगर उनके सेम है और प्रेशर सेम है, सॉरी वॉल्यूम सेम है, तो कितने लोग कह रहे हैं प्रेशर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जिसका प्रेशर कम उसका टेम्परेचर भी ज्यादा ड्रॉप हुआ होगा पहले के कंपैरिजन में। आफ्टर स्टेप 1 ऑल आर गिवन द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट आइसोकोरिकली, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए इनको हीट टू रिस्टोर द ओरिजिनल टेम्परेचर। ओके बाबा, बोल रहा है वॉल्यूम सेम रखते हुए टेम्परेचर अप करना है, तो प्रेशर बढ़ाना होगा। वॉल्यूम सेम ही रखना है, लेकिन टेम्परेचर जो पहले वाला था वही टेम्परेचर लेके आना है, बढ़ाना है। अब कहानी पूछ रहा है, ड्यू टू स्टेप 1 ओनली द डिक्रीज इन टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम फॉर नियॉन। क्या देख सकते हो क्या? गामा किसका ज्यादा होगा बेटा? सीपी बाई सीवी का वैल्यू का टेबल बनवाया था ना, मोनो एटॉमिक डायनेमिक्स का। तो जिसका गामा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, वो नीचे ज्यादा जा जाएगा, उसमें ड्रॉप मैक्सिमम। कर लोगे ना आप, ये हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला बताओ। पीवी ग्राफ, गुड क्वेश्चन। हाँ देखो, मैंने तुम लोगों को जब भी टेबल बनवाया था उसमें बोला था कि पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर। क्यों बोला था ये बात पता है? क्योंकि O2 भी लीनियर है और CO2 भी। तो जब कोई चीज लीनियर हो जाए तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही रहता है, 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल। जो इसके अलोंग वाला रोटेशनल वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होता है, इसलिए O2 एंड CO2 का एक जैसा होगा। तो इसलिए वर्डिंग्स पे कुछ तो ध्यान देते। लो पकड़ो, अच्छी बात है, आप करोगे और बढ़िया है। ये सब क्वेश्चन तो हैं यार, दिमाग लगा के। चलो दैट्स ऑल फॉर द क्लास।